नमस्कार। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र दूसरे प्रोफेसर देवेंद्र स्वरूप व्याख्यान में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता है। आज के इस व्याख्यान की अध्यक्षता हमारे माननीय अध्यक्ष ख्यातनाम चिंतक श्रद्धेय श्री राम बहादुर राय जी कर रहे हैं और आज हम जिनका व्याख्यान सुनेंगे वे हैं प्रसिद्ध पत्रकार एवं भारतीय इतिहास के ख्यात लब्ध अध्येता आदरणीय श्री बनवारी जी। वे आज हमें भारतीय इतिहास बोध पर अपने विचारों से अवगत कराएंगे। आज से कुछ वर्ष पूर्व जब श्रद्धेय देवेंद्र स्वरूप जी ने अपने संपूर्ण संग्रह को इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र को देने की मंशा व्यक्त की थी और उनकी श्रद्धेय श्री राम बहादुर राय जी से चर्चा हुई थी, तब हम सब लोग बहुत उत्साहित थे कि उनका हमें सतत मार्गदर्शन भी मिलेगा ताकि उनके उस संग्रह के आधार पर हम कुछ नवीन शोध और स्थापनाएं कर सकें। दरअसल प्रोफेसर देवेंद्र स्वरूप का व्यक्तित्व इतना बहुआयामी था कि उन्होंने हमेशा भारतीय इतिहास, भारतीय संस्कृति, भारतीय दर्शन, भारतीय संविधान जैसे विषयों पर समाज का मार्गदर्शन किया है, विद्वानों का मार्गदर्शन किया है, अध्येताओं का मार्गदर्शन किया है। उनके मन में इच्छा थी कि भारत की ज्ञान परंपरा, जो कि अपने आप में बहुत विशिष्ट और विशाल है और संभवतः पूरे विश्व में ऐसा उदाहरण और कहीं नहीं मिलता, उस पर भी गहन शोध और चिंतन किया जाए। दरअसल प्रोफेसर देवेंद्र स्वरूप जी ने उसके ऊपर अपना अध्ययन प्रारंभ भी कर दिया था और उन्होंने उसके ऊपर कुछ नोट्स भी लिखे थे। ये दुखद ही कहा जाएगा कि देवेंद्र स्वरूप जी हमारे साथ अधिक समय तक उसके बाद नहीं रह सके। वे बीमार हुए और बीमार होने के बावजूद वे लगातार इस बात की चिंता करते रहे कि भारतीय ज्ञान परंपरा पर कैसे शोध हो, कैसे अनुसंधान हो। जब उन्होंने अपना ग्रंथ संग्रह भी इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र को भेंट किया था, उस वक्त भी उन्होंने ये इच्छा व्यक्त की थी कि भारत की ज्ञान परंपरा पर, भारत के संविधान पर और भारत के इतिहास पर कुछ न कुछ शोध होता रहना चाहिए। लगभग 9000 पुस्तकों का, जो कि संविधान पर, इतिहास पर, भारतीय संस्कृति और परंपरा पर केंद्रित हैं, वो संग्रह उन्होंने इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र को भेंट किया है। इसके साथ ही उनकी कई सारी डायरियां हैं, कई सारे लेख हैं, कई सारे नोट्स हैं जो उनके पास उपलब्ध हैं। हम सब जानते हैं कि प्रोफेसर देवेंद्र स्वरूप अत्यंत नियम से रहने वाले व्यक्ति थे और अपनी रोज़ की भी बातों को वो डायरी में लिखा करते थे। वे डायरियाँ सिर्फ रोज़ नामचा नहीं है, वे डायरियाँ विचारों के महत्वपूर्ण भंडार हैं। उन पर भी काम किया जाना आवश्यक है। इसके साथ ही प्रोफेसर देवेंद्र स्वरूप का जो पुस्तक भंडार है, जो ग्रंथ भंडार है, उस पर भी कुछ शोधार्थियों के साथ ऐसा कार्य किया जाना है जिससे हम भारत की संविधान, भारत के इतिहास, भारत के समाज और भारत की संस्कृति के कुछ महत्वपूर्ण अध्ययन समाज के सामने, देश के सामने, विश्व के सामने प्रस्तुत कर सकें। हम सभी जानते हैं कि प्रोफेसर देवेंद्र स्वरूप भारतीय मनीषा के अद्वितीय अधिकारी थे। उनकी बौद्धिक संपदा अद्वितीय थी, लेकिन इसके साथ ही वे विनम्रता और सहजता की प्रतिमूर्ति थे। उन्हें देखकर कोई भी इस बात का एहसास नहीं कर सकता था कि वे इतने विद्वान, इतने तपस्वी साधक के साथ चर्चा कर रहे हैं। वे बहुत सहज हो जाया करते थे, लेकिन इसके साथ ही वे अपने ज्ञान के प्रति और अपने अध्ययन के प्रति बहुत सजग थे। और यही कारण रहा कि बहुत कम लोग थे जो प्रोफेसर देवेंद्र स्वरूप के साथ बाद के दिनों में लगातार अध्ययन कर सके, क्योंकि जिस निष्ठा, जिस तप, जिस लगन से प्रोफेसर देवेंद्र स्वरूप 90 वर्ष की आयु में भी अपना अध्ययन करते थे, संभवतः वो बहुत सारे युवाओं के लिए भी संभव नहीं हो पाता था। उनकी जो लगन है, उनका अनुशासन है, उनकी तपस्या, उनका तप हम सब के लिए बहुत अनुकरणीय है। प्रथम देवेंद्र स्वरूप व्याख्यान इसीलिए हमने भारत की ज्ञान परंपरा पर केंद्रित किया था और भारतीय मनीषा के एक और अद्वितीय व्यक्तित्व श्रद्धेय श्री सुरेश सोनी जी ने वो वक्तव्य दिया था। आज अवसर है हम उस व्याख्यान को भी यहाँ पर प्रसारित कर रहे हैं। ये कार्यक्रम प्रतिवर्ष 30 मार्च को देवेंद्र स्वरूप जी के जन्म दिवस पर आयोजित किया जाना है। इस वर्ष भी हम 30 मार्च को ही यह कार्यक्रम आयोजित करने वाले थे, परंतु कोरोना की इस महामारी के कारण हम सब हताश हो गए और हम सब के पास और कोई विकल्प नहीं बचा कि हम इस कार्यक्रम को फिलहाल स्थगित करें। ये जो ऑनलाइन माध्यम है, ये जो वेब माध्यम है,
इसके माध्यम से हमारे पास ये अवसर था कि हम और अधिक लोगों तक पहुँचें। अगर ये व्याख्यान दिल्ली में होता तो कुछ 100 लोग ही इसमें आ पाते जो दिल्ली में हैं या दिल्ली के आसपास हैं। लेकिन आज हम इस सजीव प्रसारण के माध्यम से भारत ही नहीं, भारत के बाहर के उन कई हज़ार श्रोताओं तक, दर्शकों तक, साधकों तक, विद्वानों तक पहुंच पा रहे हैं जिनकी देवेंद्र स्वरूप जी में आस्था है, जिनकी भारतीय संस्कृति और भारतीय परंपरा में आस्था है, जिनकी भारतीय मनीषा में आस्था है। इसलिए आज इस सजीव प्रसारण के माध्यम से, इस फेसबुक लाइव के माध्यम से हम उन तमाम लोगों तक पहुंच पाए हैं और हमारा संदेश भी और व्यापक हुआ है। हमने ये अवसर भी आज प्राप्त किया है कि आज हम भारत के इतिहास बोध पर बात करें। आज जबकि ये महामारी का दौर है और एक बार फिर से हमने अपने समाज और अपने जीवन और अपनी परंपराओं की पुनर्व्याख्या की है, तब हमें इस बात का भी निश्चित तौर पर एहसास हुआ होगा कि जिस तरह से भारतीय इतिहास को पढ़ा और लिखा जाना चाहिए, वह भारतीय इतिहास अभी तक उस तरह से न तो पढ़ा गया न लिखा गया। ये कुछ वैसे ही है जैसे भारतीय संस्कृति के दर्शन को भी जिस तरह से समझा जाना चाहिए था और जिस तरह से समझाया जाना चाहिए था, उस तरह से कभी समझा और समझाया नहीं गया। भारतीय इतिहास के साथ भी कमोबेश यही हुआ। परतंत्रता का इतिहास जब भी लिखा गया, जैसा भी लिखा गया, उसे स्वीकार कर लिया गया और बाद में जब हम आज़ाद हुए, स्वतंत्र हुए, उसके बाद हमारे पास दूसरी चुनौतियाँ इतनी अधिक थी कि इतिहास लेखन या इतिहास पुनर्लेखन पर कभी उस तरह की दृष्टि पड़ी ही नहीं जैसी पड़नी चाहिए थी। इसलिए जो तथ्यगत विसंगतियाँ थीं, इसलिए जो मानसिक दबाव के अंतर्गत लिखा गया इतिहास था, या इसलिए जो हमें हमारा न्यूनता बोध का एहसास कराने वाला इतिहास लिखा गया था, वो इतिहास आने वाले कई वर्षों तक क्रमशः वैसा ही चलता रहा जैसा कि परतंत्रता के दौर में लिखा गया था। स्वतंत्रता के बाद भी आरंभिक कई वर्षों तक हमारे इतिहास अध्येताओं को इस बात का विश्वास ही नहीं हो पाया कि हम अपनी तरह से अपना इतिहास लिख भी सकते हैं। इस बात का भी एहसास कई अध्येताओं को और विद्यार्थियों को नहीं हुआ कि ये जो पराजय का इतिहास है, ये जो हमें हमारे न्यूनता बोध को एहसास कराने का इतिहास है, वो अधिक समय तक चलने वाला नहीं है। हमें अपना इतिहास नए सिरे से खोजना होगा, लिखना होगा, बनाना होगा। यही कारण रहा कि जो अंग्रेज़ी हुकूमत के दौरान जो किताबें बैन की गई थीं, वो किताबें अंग्रेज़ी हुकूमत चले जाने के बाद भी कई वर्षों तक भारतीय मानस के प्रकाश में नहीं आई और हम वही इतिहास पढ़ते रहे जो अंग्रेज़ी हुकूमत ने हमें पढ़ाया या सिखाया था। आज आवश्यकता इस बात की है कि हम अपने इतिहास को नई दृष्टि से देखें, अपने इतिहास को नई दृष्टि से व्याख्यायित करें, हम अपने इतिहास को नई दृष्टि से समझें, सोचें और जानें। आदरणीय श्री बनवारी जी ने विश्व के इतिहास का बहुत गहराई से अध्ययन किया है, भारत के इतिहास का बहुत गहराई से अध्ययन किया है और इस अध्ययन के दौरान उन्होंने कई ऐसे महत्वपूर्ण तथ्य भी सामने लाए हैं जो तथ्य आमतौर पर लोगों के सामने नहीं आ पाए हैं। उनका विश्लेषण भी बहुत सटीक और बारीक रहा है और वो विश्लेषण भावनात्मक विश्लेषण नहीं है, तथ्यपरक विश्लेषण है। वो विश्लेषण संदर्भों और दस्तावेजों के आधार पर किया गया विश्लेषण है। भारतीय इतिहास दृष्टि को, भारतीय इतिहास बोध को जानने और समझने का आज हम सबके लिए ये एक महत्वपूर्ण और सुनहरा अवसर है। मैं जानता हूँ कि इस संदर्भ में कई लोगों के अलग अलग विचार हो सकते हैं। आमतौर पर जब भी हमने भारतीय इतिहास और भारतीय इतिहास दृष्टि की बात की है, तब कुछ एक विशिष्ट विचारधारा के व्यक्तियों ने भी उसका विरोध सिर्फ इसलिए किया है कि उन्होंने सोचा कि ये एक मार्ग पर चलने वाला इतिहास है। आज हम सब मिलकर भारत के इतिहास बोध को सकारात्मक दृष्टि से, ऑब्जेक्टिव दृष्टि से देखने का प्रयास करेंगे। आदरणीय प्रोफेसर देवेंद्र स्वरूप जिन मूल्यों के लिए वो लड़ते रहे, जिस बात की वो लगातार इशारा करते रहे, जिस संदर्भ की वो लगातार इंगित करते रहे, उस संदर्भ को एक बार फिर से सोचने, जानने, समझने की आवश्यकता है। आज वो समय है, आज वो अवसर है जब हम उन सब चीज़ों को सोचेंगे, जानेंगे, समझेंगे। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र का कला निधि विभाग निरंतर इस तरह के आयोजन, बौद्धिक आयोजन करके हमारी जो बौद्धिक संपदा है, बौद्धिक विरासत है, उसको हमारे सामने प्रस्तुत करने का प्रयास करता है। इसके विभागाध्यक्ष आदरणीय प्रोफेसर रमेश चंद्र गौर सतत इसके लिए लगे हुए रहते हैं। हमारे माननीय अध्यक्ष श्रद्धेय राम बहादुर राय जी जो सतत हमारे लिए प्रेरणा के स्रोत, हमारा उत्साहवर्धन करते हैं, लगातार हमें निरंतर नए आयोजन, अलग अलग तरह के आयोजन और वैचारिक संपदा को समृद्ध करने वाले आयोजनों के लिए प्रेरित करते हैं। उनका अध्यक्षीय मार्गदर्शन आज हमें इस व्याख्यान में प्राप्त होगा। आप सभी
जो देश और विदेश के अलग अलग कोनों से यहाँ पर जुड़े हैं, इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। ये श्रृंखला निरंतर जारी रहेगी, वैचारिक श्रृंखला जारी रहेगी और हम सबका ये सामूहिक वैचारिक आंदोलन भी जारी रहेगा। आप सबका सहयोग और समर्थन इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र को निरंतर प्राप्त होता रहे, इसी आशा के साथ एक बार पुनः मैं आप सभी का यहाँ पर स्वागत करता हूँ। मैं इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र का आभारी हूँ कि मुझे इस वर्ष का देवेंद्र स्वरूप स्मृति व्याख्यान देने के लिए आमंत्रित किया गया है। श्री देवेंद्र स्वरूप से मेरा परिचय 1975 के आसपास हुआ था। वे भारतीय इतिहास के गंभीर अध्येता थे। उनके निस्वार्थ जीवन, स्वाभिमान की भावना, राष्ट्रीय निष्ठा और तथ्यों के प्रति सजगता के कारण मेरे मन में उनके प्रति सदा बहुत आदर रहा है। मैं इसे अपना सौभाग्य मानता हूँ कि मुझे उनकी स्मृति के निमित्त इस व्याख्यान के लिए आमंत्रित किया गया है। इसका शीर्षक है भारतीय इतिहास बोध। आज के इस व्याख्यान में मैं मोटे तौर पर 3 विषयों पर कुछ कहने का प्रयत्न करूंगा। सबसे पहले, अब तक भारत के इतिहास को जिस रूप में प्रस्तुत किया गया है उस पर मैं कुछ कहूंगा। उसके बाद मैं एक आधुनिक विधा के रूप में इतिहास का विकास कैसे हुआ और क्या उससे हमें मानव इतिहास की दिशा को समझने, मनुष्य के जीवन को सुधारने और उसकी नियति को पहचानने में सहायता मिलती है, उसके बारे में कुछ कहने का प्रयत्न करूंगा। अंत में मैं इतिहास और काल के बारे में भारतीय समाज का जो बोध है उस पर संक्षेप में कुछ कहने का प्रयत्न करूंगा। हम जानते हैं कि आज हम अपने स्कूल और कॉलेजों में भारत का जो इतिहास पढ़ा रहे हैं उसकी मूल रूपरेखा अंग्रेजों ने बनाई थी। मैं ऐसा मानता हूँ कि 1764 में बक्सर की लड़ाई में विजय के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में अपने पैर जमाने में सफलता मिली। उसके बाद उन्होंने भारत को समझने और उसके शासन को लेकर अपनी नीति स्थिर करने के बारे में सोचना शुरू किया। ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटिश काल के संरक्षण, ब्रिटिश शासन के संरक्षण और निर्देशन में काम कर रही थी। लगभग 20 वर्ष बाद कलकत्ता में 1884 में द एशियाटिक सोसाइटी की नींव डाली गई। यह सोसाइटी भारत संबंधी अध्ययन के लिए बनाई गई थी, लेकिन उसकी स्थापना के 44 वर्ष तक कोई भारतीय उसका सदस्य नहीं बनाया गया था। इस सोसाइटी के गठन में मुख्य भूमिका विलियम जोन्स की थी। उन्हें भारोपीय भाषा परिवार के निरूपण के लिए जाना जाता है, जिसकी परिणति भारत पर आर्यों के आक्रमण की कल्पना में हुई। विलियम जोन्स के समय तक भाषा विज्ञान का अधिक विकास नहीं हुआ था। विलियम जोन्स की इतिहास की जानकारी और भी न्यून थी। इसके बावजूद यह सब कल्पनाएं आगे जाकर एक सिद्धांत में परिवर्तित हो गईं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शैक्षिक जगत की स्वीकृति पा सकें। ये बड़ी विलक्षण बात लगती है। आर्यों के आक्रमण के सिद्धांत ने पूरे भारत को एक सांस्कृतिक इकाई के रूप में देखने की भारतीय दृष्टि पर भारी आघात किया। इसके साथ इंडोलॉजी के अंतर्गत भारत के शास्त्रों का जो अध्ययन शुरू हुआ, उसने हमारी शास्त्र परंपरा की विश्वसनीयता पर ही प्रश्न लगा दिए। अंग्रेजी पढ़े लिखे लोगों में वैदिक ऋचाओं को गणरियों के गीत की संज्ञा दी जाने लगी। पौराणिक आख्यानों के वंशानुक्रम की असंगतियां प्रचारित हुई। उपलब्ध पांडुलिपियों की भाषा के आधार पर उनका काल निर्धारण परवर्ती काल में खिसका दिया गया। ज्योतिष से लगाकर आयुर्वेद तक पर बाहरी प्रभाव ढूंढ लिए गए। इस सबके 2 स्पष्ट प्रभाव हुए। वैदिक शिक्षा दीक्षा के माध्यम से भारत के लोगों में अपनी शास्त्र परंपरा और अतीत के बारे में हीन भावना जागृत हुई। उसके कारण उनका भारत की पांडित्य परंपरा में विश्वास क्षीण हो गया और यूरोपीय विचार, संस्थाओं और सभ्यता में उनकी आस्था बढ़ती चली गई। उसके बाद जब अंग्रेजों ने भारत का इतिहास लिखना आरंभ किया तो उनके लिए यह कहना आसान हो गया कि प्राचीन भारत की उपलब्धियां अधिक नहीं हैं। उन्होंने कहा कि भारत पर निरंतर आक्रमण होते रहे और वह पराजित होता रहा। उसका कारण उसकी आंतरिक कमजोरी और जड़ता थी। भारत की यह छवि इतनी प्रचारित की गई कि बाद में कार्ल मार्क्स ने भारत में ब्रिटिश शासन को यह कहते हुए मुक्तिकारी सिद्ध करने की कोशिश की कि वह उसे उसकी सदा की जड़ता से छुटकारा दिलाकर परिवर्तनकारी शक्तियों को पैदा करने में सहायक हुआ है।
भारत की ये छवि चित्रित करने के बाद अंग्रेजों को यह कहने का मौका मिल गया कि मुस्लिम शासकों की तमाम बर्बरता के बावजूद वे भारत को एक स्थिर शासन देने में सफल रहे। उन्होंने मुगल काल को भारत के उत्कर्ष का काल सिद्ध करने की कोशिश की, जबकि भारतीय स्मृति में वह हमारी अवनति का काल था। इसमें सबसे बड़ा योगदान हेनरी मायर्स इलियट का है। इलियट की ख्याति मुस्लिम काल के इतिहास के अध्ययन के लिए है। उन्होंने मुस्लिम काल के 231 इतिहासकारों को सूचीबद्ध करके उनकी सामग्री इकट्ठी की थी। उसके आधार पर उन्होंने द हिस्ट्री ऑफ इंडिया एज टोल्ड बाय इट्स ओन हिस्टोरियंस नामक ग्रंथ तैयार किया था। उनकी 1853 में मृत्यु हो गई और उनका यह ग्रंथ 1867 से 1877 के बीच 8 खंडों में लंदन से छपा था। उसकी गिनती भारतीय इतिहास के आधारभूत ग्रंथों में की जाती है। अपने इस इतिहास के बारे में उन्होंने स्वयं लिखा था कि मुस्लिम काल का यह चित्रण उन्होंने यह दिखाने के लिए किया है कि उनके शासन के मुकाबले ब्रिटिश शासन अधिक उदार और न्यायशील है, इसलिए भारतीयों को उसे स्वीकार करने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अपने शासनकाल के बारे में अंग्रेजों ने एक विशेष दावा यह किया था कि उन्होंने भारत के इतिहास में पहली बार भारत को एक सूत्र में बांधा है। इससे पहले कभी भारत राजनीतिक इकाई नहीं था। महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज में उनके इस दावे का खंडन करते हुए लिखा था कि भारत सांस्कृतिक दृष्टि से सदा एक राष्ट्र रहा है। अंग्रेजों के लिखे इस इतिहास को लेकर भारतीय समाज में तीव्र प्रतिक्रिया हुई। 1903 में बांग्ला भाषा में लिखे अपने निबंध भारतवर्षीय इतिहास में रविन्द्रनाथ ठाकुर ने भारत के स्कूल कॉलेज में पढ़ाए जाने वाले इतिहास की भर्त्सना करते हुए कहा था, भारत का इतिहास जो हम परीक्षाएं देने के लिए रटते रहते हैं एक दुस्वप्न की तरह है। कुछ लोग कहीं से आए, उन्होंने खून बहाया, पिता और पुत्र में भाइयों में संघर्ष शुरू हो गया। उधर एक समूह किसी तरह हटा तो दूसरे आ गए। पठान, मुगल, पुर्तगाली, फ्रांसी, ब्रिटिश, इन सब ने मिलकर यह दुस्वप्न और जटिल कर दिया। खून से सने इस चित्र के भीतर हम वास्तविक भारत की छवि नहीं देख सकते। उस समय भारतीय कहाँ थे, यह इतिहास उसका उत्तर नहीं देता। उद्धरण चिन्ह बंद। इसी तरह महात्मा गांधी ने 1909 में लिखे हिंद स्वराज में एक आधुनिक विधा के रूप में इतिहास पर ही प्रश्न उठाया था। उन्होंने लिखा था, गोरे लोगों में कहावत है कि जिस राष्ट्र की हिस्ट्री नहीं है वह राष्ट्र सुखी है। राजा लोग कैसे खेलते थे, कैसे खून करते थे, कैसे वैर रखते थे, यह सब ही हिस्ट्री में मिलता है। अंग्रेजों के इतिहास से इस असंतोष की सबसे मुखर अभिव्यक्ति कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी में हुई। वे हमारे स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख नेताओं में थे। वे इतिहासकार नहीं थे लेकिन इतिहासविद थे। उन्होंने पुराने आख्यानों पर गुजराती में लोकप्रिय उपन्यास लिखे थे। अपने इतिहास के अध्ययन के दौरान उन्हें यह अनुभव हुआ था कि अंग्रेजों ने भारत का जो इतिहास लिखा है उसमें भारत की आत्मा की झलक नहीं है। वे भारत का इतिहास होने के बजाय भारत के विजेताओं का इतिहास अधिक लगता है। ब्रिटिश काल का इतिहास तो अंग्रेजों की भारत विजय की गैर सरकारी रिपोर्ट जैसा है। कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी राष्ट्रीय भावना से भरे हुए थे। बड़ौदा कॉलेज में उन्होंने श्री अरविंद से शिक्षा प्राप्त की थी। बाद में वे राष्ट्रीय आंदोलन में सम्मिलित हुए और महात्मा गांधी के निकट आए। उन्होंने 1938 में भारतीय विद्या भवन की स्थापना की थी और भारत का राष्ट्रीय इतिहास लिखवाने के आयोजन में जुट गए थे। 1944 में इस उद्देश्य से उन्होंने भारतीय इतिहास समिति बनाई और उस समय के प्रतिष्ठित इतिहासकार अन्वेष चंद्र मजूमदार को यह दायित्व सौंपा। उस समय भारतीय इतिहासकारों का एक बड़ा समूह ऐसा था जो अपने आप को राष्ट्रवादी मानता था और अंग्रेजों के लिखे इतिहास की विसंगतियों को दूर करना चाहता था। भारतीय विद्या भवन द्वारा 11 खंडों में प्रकाशित इस इतिहास का शीर्षक था द हिस्ट्री एंड कल्चर ऑफ द इंडियन पीपल। भारतीय विद्या भवन द्वारा प्रकाशित इस इतिहास के पहले खंड में कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी का लिखा आमुख है, जिसमें उन्होंने बताया है कि भारत का राष्ट्रीय इतिहास कैसा होना चाहिए। उन्होंने मुख्य तौर पर यह कहा है कि वह भारत के लोगों की जातीय स्मृति पर आधारित होना चाहिए। वह भारत के लोगों की पुरुषार्थ की गाथा होना चाहिए। उसमें उनके जीवन मूल्य, सामाजिक व्यवस्थाओं और भौतिक उपलब्धियों का वर्णन होना चाहिए। विपरीत परिस्थितियों में उन्होंने क्या किया, उनके जीवन में क्या उतार चढ़ाव आए, अपनी क्षीणताओं को दूर करने के लिए उन्होंने क्या उपाय किए, यह सब इस इतिहास में परिलक्षित होना चाहिए। संक्षेप में भारत का इतिहास भारत के लोगों की कथा होना चाहिए और उसे भारत माता के पुत्रों द्वारा ही लिखा जाना चाहिए। इतिहास की यह दृष्टि उससे भिन्न थी जिसके आधार पर अंग्रेजों ने भारत का इतिहास लिखा था। अंग्रेजों का इतिहास भारतीय जाति का इतिहास नहीं था, केवल एक भूखंड का इतिहास था
जिसे एक सत्ता के नीचे लाने का वे श्रेय लेना चाहते थे। इतना ही नहीं, इस भूखंड के इतिहास को भारत के लोगों की जातीय स्मृति से अलग करने के लिए उन्होंने मुगल काल और ब्रिटिश काल को महिमामंडित ही नहीं किया, उसे भारतीय इतिहास का प्रधान वृत्तांत बना दिया। इसका उल्लेख रमेश चंद्र मजूमदार ने अपनी ग्रंथावली की रूपरेखा देते हुए किया है। उन्होंने लिखा है कि उस समय भारतीय इतिहास को हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश ऐसे 3 कालखंडों में विभाजित करके उनको बराबर बराबर स्थान देने की परंपरा थी। इस परंपरा पर कैम्ब्रिज हिस्ट्री ऑफ इंडिया में मोहर लग गई थी। भारतीय इतिहास कांग्रेस ने भी इसे स्वीकार कर लिया था। इस पर प्रश्न उठाते हुए उन्होंने कहा कि भारत के मुस्लिम काल से पहले के लगभग 4000 वर्ष के इतिहास को मुस्लिम काल के 400 वर्ष के इतिहास के बराबर कैसे रखा जा सकता है। ब्रिटिश काल तो और भी छोटा, अधिक से अधिक 200 वर्ष का था। पर इस काल विभाजन का दोष केवल यह नहीं था कि इस इतिहास में भारत के लोगों का अपना शासनकाल 1/3 जगह में सिमट गया था और पराधीनता के काल को 2/3 जगह दी गई थी। उसका बड़ा दोष यह था कि उसने मुस्लिम और ब्रिटिश काल को भारत के इतिहास की निरंतरता में रखा था। ये दोनों शासन भारत पर बलात् लादे गए थे। वे भारत के लोगों का किसी भी तरह प्रतिनिधित्व नहीं करते थे, क्योंकि उनकी सभी मान्यताएं और विश्वास भारत के लोगों की मान्यता और विश्वासों के विपरीत थे। वे भारत के लोगों के उत्पीड़क थे, इसलिए भारत के लोगों के लिए उनका शासनकाल विपत्ति काल ही था। वे भारतीय इतिहास में अपवाद के रूप में ही उल्लेख पा सकते थे। भारत के इतिहास में उनको नायक की जगह बिठा देना भारत के इतिहास के साथ अपराध था। भारतीय विद्या भवन द्वारा इतिहास के जो खंड प्रकाशित हुए वे इस अर्थ में भिन्न थे कि उनमें भारत के राजनीतिक इतिहास के साथ साथ उसकी सांस्कृतिक और वैज्ञानिक उपलब्धियों का भी विस्तार से वर्णन था, पर उसे राष्ट्रीय इतिहास की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। उसमें भारत के इतिहास को कुछ अधिक सकारात्मक दृष्टि से देखा गया था। भारत के इतिहास के विभिन्न कालों और क्षेत्रीय इतिहास पर भी समुचित ध्यान दिया गया था। विदेशी आक्रांताओं से लड़ने में भारतीयों ने जो पराक्रम दिखाया था उसका भी यथास्थान कुछ उल्लेख था। फिर भी भारतीय समाज, उसके राजनीतिक संस्थान और कला कौशल के आकलन के बारे में उनकी दृष्टि अंग्रेज या अन्य यूरोपीय साहित्यकारों से, इतिहासकारों से भिन्न नहीं थी। इस इतिहास में आर्यों के आक्रमण को मान्य किया गया था। यह इतिहास भारत माता के पुत्रों के द्वारा लिखा इतिहास नहीं था, वह यूरोपीय विचारों में दीक्षित कुछ राष्ट्रवादी भारतीय इतिहासकारों का लिखा इतिहास ही था। इसलिए वह भारतीय इतिहास लेखन को सही दिशा में मोड़ने में सफल नहीं हुआ। देश को स्वतंत्रता मिलने के बाद जो सत्ता प्रतिष्ठान बना वह वामपंथ की ओर झुका हुआ था। उसके संरक्षण में जल्दी ही मार्क्सवादियों ने भारतीय इतिहास कांग्रेस समेत इतिहास से संबंधित सभी संस्थाओं पर नियंत्रण कर लिया। उन्हें ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज ही नहीं, अमेरिकी विश्वविद्यालयों का भी संबल मिला हुआ था। इस बीच भारतीय इतिहास के बारे में नए नए तथ्य उद्घाटित हुए, जिनका समावेश करते हुए इतिहास के यूरोप अमेरिकी प्रतिष्ठान को भारत के अतीत के बारे में अपना आकलन कुछ बदलना पड़ा। आर्यों के आक्रमण के सिद्धांत पर इतनी शंकाएं पैदा हो गईं कि भारत में मार्क्सवादियों को छोड़कर कोई उस पर गंभीरता से विश्वास नहीं करता। इस सब के बावजूद अंग्रेजों के समय स्थिर हुए भारतीय इतिहास के मूल ढांचे में कोई विशेष परिवर्तन नहीं हुआ है। उसका एक कारण तो कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी ने स्वयं इंगित कर दिया था। विदेशियों द्वारा लिखे इतिहास को पीढ़ी दर पीढ़ी पढ़ते हुए हमारे शैक्षिक वर्ग की मनोदशा वैसी ही हो गई है। उसका दूसरा कारण यह है कि भारत के अधिकांश इतिहासकार अपने समाज की स्वीकृति पाने के लिए नहीं, बल्कि इतिहास के पश्चिमी प्रतिष्ठान का अनुमोदन पाने के लिए लिखते हैं। पिछले दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने अब तक लिखे जाते रहे भारत के इतिहास को लेकर चिंता व्यक्त की। ऐसा कम ही होता है कि देश का राजनीतिक प्रतिष्ठान इतिहास लिखने को लेकर इतना चिंताकुल दिखाई दे। जनवरी के शुरू में काशी में प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारे इतिहास में भारत की सांस्कृतिक उपलब्धियों का समुचित समावेश किया जाना चाहिए। काशी में कही गई इस बात का विशेष महत्व था। 19वीं शताब्दी तक काशी भारत में विद्या का सबसे बड़ा केंद्र थी और उसकी इसके लिए विश्व भर में ख्याति थी। 1849 में ब्रिटिश सरकार ने काशी गवर्नमेंट कॉलेज के प्रिंसिपल J.R. वैलेंटाइन को तब तक के ज्ञान विज्ञान पर काशी के पंडितों की प्रतिक्रिया लेने के लिए कहा था। पंडितों के सामने अंग्रेज प्रशासकों को संस्कृत में पश्चिम की ज्ञान विज्ञान संबंधी उपलब्धियों के बारे में बोलना था। उस समय तक गणित आदि कई विषयों के महत्वपूर्ण यूरोपीय ग्रंथों का संस्कृत में अनुवाद हो चुका था। शीर्ष पंडितों ने वैलेंटाइन के निमंत्रण को यह कहते हुए स्वीकार कर दिया कि वे केवल शास्त्र सभाओं में ही जाते हैं। जो कनिष्ठ पंडित 4 दिन तक चली इन गोष्ठियों में गए भी, उन्होंने अंग्रेजों के प्रस्तुतिकरण पर टिप्पणी करते हुए कहा
कि उनकी धारणाओं में कोई सिद्धांत तो है ही नहीं। कुछ छिटपुट विचार हैं जिन्हें वे अपनी प्रतिक्रिया देने योग्य नहीं समझते। उस समय काशी के पंडितों में अपने शास्त्र का इतना गौरव था, पर हमारे समूचे इतिहास में काशी की इस विद्या परंपरा का कोई वर्णन नहीं मिलता। गृह मंत्री अमित शाह ने पिछले वर्ष 17 अक्टूबर को काशी विश्वविद्यालय में स्कंदगुप्त पर आयोजित एक सम्मेलन में कहा कि हमें अतीत के अपने कम से कम 200 महापुरुषों और 25 साम्राज्यों का गौरवशाली इतिहास लिख देना चाहिए। इससे हम अपने गौरवशाली अतीत की प्रतिष्ठा कर पाएंगे। गृह मंत्री अमित शाह का यह सुझाव उपयोगी है और उस पर आगे चलकर कुछ सार्थक काम हो ही जाएगा, पर हमारी सबसे बड़ी समस्या यह है कि अपने समाज की विधियों और शासन के स्वरूप के बारे में हमारी स्मृति क्षीण होती जा रही है। उदाहरण के लिए, पंडितों के अलावा यह कोई नहीं जानता कि परंपरागत भारत में सामाजिक संस्थाएं शासन के अधिकांश दायित्व स्वयं संभालती थीं। गांव की पंचायतें और नगर की चुनी हुई परिषदें काफी अधिकार संपन्न थीं। किसान उपज का छठा भाग, जो राजा का अधिकार माना जाता था, स्वयं उसके लिए अलग कर देते थे। राजा को अधिक कर वसूलने का अधिकार नहीं था। नियम बनाने और न्याय करने के अधिकार भी सामाजिक संस्थाओं के पास थे। राजा या राज्य शासन का एकमात्र केंद्र नहीं था। भारत के लोग स्वतंत्र थे, इसलिए उन्हें संपत्ति का और विधि निर्माण में भाग लेने का अधिकार था। इसीलिए इसे स्वराज्य कहा गया है। यह स्वतंत्रता संसार में और कहीं नहीं थी। दुनिया के अन्य राजाओं की तुलना में हमारे राजा कम शक्तिशाली नहीं थे, लेकिन समाज के प्रति उनके दायित्व अन्य देशों के राजाओं की तुलना में कहीं अधिक थे। इसके अलावा भारत में चक्रवर्ती की तथा धर्म राज्य की जो मान्यताएं थी, उन पर भी ठीक से विचार नहीं हुआ। श्री राम को अनैतिहासिक बताकर राम राज्य पर गंभीर चर्चा नहीं होने दी गई। महाभारत जैसे ग्रंथ की गंभीर मीमांसा करने की बजाय उसके काल निर्धारण पर बहस होती रही। इस तरह योजना पूर्वक हमारी जातीय स्मृति छीन की गई। इस स्मृति के बिना हम अपनी सभ्यता को पुनर्जीवित नहीं कर सकते। अब मैं बहुत संक्षेप में एक आधुनिक विधा के रूप में इतिहास की उपयोगिता पर कुछ कहना चाहता हूँ। यह दावा किया जाता है कि आज इतिहास लेखन वस्तुपरक अर्थात ऑब्जेक्टिव है। उसे साक्ष्यों की कसौटी पर कसा जाता है। हम जानते हैं कि मनुष्य जाति का संपूर्ण इतिहास लिखने के लिए जो सामग्री चाहिए वह न उपलब्ध है, न उपलब्ध हो सकती है। हम अपने वर्तमान का ही कोई संपूर्ण या सर्वमान्य वृत्तांत नहीं लिख सकते। सबसे नियमित इतिहास लेखन चीन में हुआ है, क्योंकि चीन की शासन व्यवस्था सम्राट को केंद्र बनाकर खड़ी हुई थी। एक केंद्रीय सत्ता के लिए दूर तक फैले हुए प्रांतों पर नजर रखने के लिए इतिहास लिखना आवश्यक होता है। यूरोप या अरब इतिहास भी राजकीय वृत्तांत के रूप में ही लिखा गया है। इसके अतिरिक्त निजी दस्तावेजों या यात्रा वृत्तांतों से ही ऐतिहासिक सामग्री ली गई है। हमें यह भी याद रखना चाहिए कि एक आधुनिक विधा के रूप में इतिहास लेखन यूरोप द्वारा अपना औपनिवेशिक साम्राज्य स्थापित करने की प्रक्रिया में विकसित हुआ है। यूरोपीय शासक और विद्वान यूरोप के औपनिवेशिक साम्राज्य के विस्तार के लिए ही अन्य देशों और समाजों को समझने और उसके आधार पर उनका इतिहास लिखने के लिए प्रेरित हुए थे। राजनीतिक उद्देश्य से लिखे गए इस विश्व इतिहास में यूरोपीय इतिहासकारों ने यूरोपीय इतिहास को औरों से श्रेष्ठ दिखाने की कोशिश की है। आज पढ़ा लिखा कोई व्यक्ति यह विश्वास नहीं कर सकता कि 17वीं 18वीं शताब्दी तक भी यूरोपीय संसार की अन्य सभ्यताओं से पीछे थे। उनके साम्राज्यवादी अभियान में जो क्रूरता बरती गई, उसकी सही झलक उनके इतिहास में नहीं मिलती। यह बात कितने लोग जानते हैं कि इस दौर में दुनिया की बड़ी जनसंख्या का विनाश करके यूरोपीय अपना भूभाग 7.25% से बढ़ाकर 38% तक करने में सफल हो गए थे। उसी अनुपात में उनकी जनसंख्या विश्व की जनसंख्या के 12% से बढ़कर 38% हो गई थी। यह तथ्य भी अधिक उजागर नहीं होने दिया गया कि 19वीं शताब्दी के आरंभ तक यूरोप की 80-85% आबादी को शिक्षा का अधिकार नहीं था और वहाँ स्कूल नहीं होते थे। यह प्रश्न कभी नहीं उठाया गया कि यूनानी नगर राज्यों से लगाकर 18वीं शताब्दी में स्लेवरी की समाप्ति तक वहाँ जनसंख्या की उत्पादन में लगी सारी आबादी गुलाम मानी जाती थी। उन्हें और स्त्रियों को मनुष्य से हीन कोटि में रखा गया था। उनका सारा तंत्र दास प्रथा पर आधारित था। भारत को छोड़कर दुनिया में कहीं भी लोगों को पूर्ण स्वतंत्रता नहीं थी, पर दुनिया में यूरोप जैसी दास्ता कहीं और दिखाई नहीं देती। उसके बाद भी वे अपने इतिहास की यह छवि पूरी दुनिया पर थोपते रहे हैं। भारत के मार्क्सवादी
यूरोप जैसा फ्यूडलिज्म भारत में दिखाने के लिए कितना शीर्षासन करते रहे हैं सब जानते हैं। पिछले 200 वर्ष में जो विश्व इतिहास लिखा गया है वह वस्तुपरक नहीं है, औपनिवेशिक इतिहास ही है। सही इतिहास हर जाति अपनी विश्व दृष्टि के आधार पर स्वयं ही लिख सकती है, कोई दूसरा उसका इतिहास नहीं लिख सकता। यूरोप में उपभोक्ता वस्तुओं के आधार पर मानव इतिहास में क्रमिक प्रगति का सिद्धांत प्रस्तुत किया है। यह कसौटी अत्यंत संदेहास्पद है, क्योंकि किसी भी देश या जाति की उन्नति एक देशीय या एक सीधी रेखा में नहीं होती। उसकी तुलना में यह निष्कर्ष अधिक उपयुक्त लगता है कि हर सभ्यता का मूल स्वरूप उसके आरंभिक काल में तय हो गया था। उसके बाद के कालों में नई परिस्थितियों के अनुरूप उसका रूपांतरण होता रहा है। यूरोप के अनेक गंभीर विद्वान भी ये मानते हैं कि आज की यूरोपीय सभ्यता यूनानी काल में विकसित विचारों और मान्यताओं के आधार पर ही खड़ी हुई है। भारत के बारे में तो यह कहा ही जाता है कि उसकी सभ्यता का मूल स्वरूप वैदिक युग में स्थिर हो गया था। चीनी विद्वान भी कुछ ऐसा ही मानते हैं। भौतिक प्रगति के आधार पर जो इतिहास लिखा जा रहा है उसका वैसे भी कोई उपयोग नहीं है। उससे हमें न अपने जीवन का अर्थ समझने की दृष्टि मिलती है, न अपनी सभ्यता की दिशा पहचानने की। उसकी तुलना में हमारी चतुर्युग की धारणा अधिक संगत है, जो कृतयुग से कलयुग तक मनुष्य की नैतिक शक्ति का ह्रास देखती है और फिर यह चक्र उलट जाता है। इससे हमें अपने नैतिक जीवन को यथासंभव क्षरण से बचाने की प्रेरणा तो मिलती है। इसके बाद अब मैं भारतीयों पर लगाए गए इस आक्षेप पर टिप्पणी करना चाहता हूँ कि उनमें इतिहास दृष्टि का अभाव था, इसलिए भारत में अतीत में ठीक से इतिहास नहीं लिखा गया था। रमेश चंद्र मजूमदार ने इस पर यह टिप्पणी की थी कि हमारे यहाँ राजनीतिक इतिहास का अभाव है, पर उसकी कमी ज्ञान विज्ञान और संस्कृति से संबंधित विशाल साहित्य से हो जाती है। मैं यह मानता हूँ कि जिस तरह का राजकीय इतिहास अन्यत्र मिलता है वह भारत में भी लिखा जाता रहा होगा। उसके बिना किसी शासन का काम नहीं चलता, पर हमने उसे संभाल कर नहीं रखा। हमें उसकी आवश्यकता नहीं अनुभव हुई। उसका कारण यह है कि अत्यंत प्राचीन काल में ही हमारी काल संबंधी धारणा काफी परिपक्व हो गई थी। हमारा कालबोध और हमारा इतिहास बोध इतना उन्नत था कि उसके सामने हमारे राजकीय वृत्तांत तुच्छ ही दिखाई दिए होंगे। अपने राजकीय जीवन की निरंतरता और राजवंशों के वृत्तांत हमें अपने वैदिक साहित्य, पुराणों, राजतरंगिणी जैसे ग्रंथों और बौद्ध व जैन साहित्य में मिल ही जाते हैं। राजवंशों के उत्थान पतन में हमारी अधिक रुचि न रहने का एक बड़ा कारण हमारा इतिहास बोध है। अन्य सभ्यताओं में अपने और दूसरों में अनवरत संघर्ष की कल्पना करते हुए अपने और दूसरों के बीच अंतर का आधार कुछ नस्ल भेद जैसा था। हमने उसे देवासुर संग्राम के रूप में देखा और उसे नस्ल भेद पर आधारित नहीं होने दिया। अन्य सभ्यताओं में दूसरे माने गए समूहों का नाश करना ही अभिप्रेत रहा है। हमारे यहाँ देव और असुर दोनों ही सृष्टि कार्य में आवश्यक समझे गए हैं। कश्यप ऋषि की 2 पत्नियों से उनका जन्म हुआ है, अतिथि से देवों का और अदिति से असुरों का। आरंभिक साहित्य में वे 2 विपरीत प्रवृत्तियों वाली जाति के रूप में वर्णित हैं। सागर मंथन में उनका साथ साथ होना सृष्टि कार्य में उनके अनिवार्य भूमिका दिखाने के लिए ही है। असुर राजा बलि के आख्यान में भगवान विष्णु को वामन अवतार लेकर उन्हें पाताल भेजना पड़ता है। राजा बलि अपने आप को तीनों लोकों का स्वामी समझते हैं। यह आसुरी वृत्ति है। भगवान विष्णु उनका नाश नहीं करते, उन्हें शासन के लिए पाताल भेजकर एक स्थान में सीमित कर देते हैं। आदिशंकर ने देव और असुर को मनुष्य की 2 तरह की वृत्तियों के रूप में देखा है। उनके बीच संघर्ष के एक अद्भुत आख्यान के रूप में महाभारत लिखी गई। भारतीय दृष्टि में उसी को इतिहास माना गया। क्या महाभारत के रहते संसार को समझने के लिए हमें किसी और ग्रंथ की आवश्यकता रह जाती है? महात्मा गांधी ने देवासुर संग्राम की व्याख्या फिजिक्स की 2 संज्ञाओं से की थी। उन्होंने कहा कि भारत की सभ्यता सेंट्रीपिटल है, वह सत्य की रक्षा के लिए केंद्राभिमुख रहती है। यूरोप सेंट्रीफ्यूगल है, वह समय समय पर केंद्र से बाहर निकलता है और विनाश करता चला जाता है, पर उसकी भी आवश्यकता है। वह हमें झंझोड़ कर अपनी कालावशात मूर्छा से जगाता है। अब तक हम अपने इतिहास बोध को भूलकर पूरी मनुष्य जाति के एक से भविष्य की कल्पना करते रहे हैं। व्यवहार में यूरोपीय सभ्यता के आसुरी बल और उसकी प्रतियोगी सभ्यताओं के विध्वंसक स्वरूप के बीच संघर्ष छिड़ा हुआ है, जिसे हम देखने से बचते हैं। मुझे विश्वास है कि जल्दी ही हम अपने इतिहास बोध की ओर लौटेंगे और अपने स्वभाव की देव संपत्ति की रक्षा में लगेंगे। हमारे स्वभाव में जो स्थिरता है वह हमारे कालबोध के कारण है।
अपनी सभ्यता के आरंभिक काल में ही हमने काल का विश्व रूप देख लिया था। मैं यहाँ काल के दो वर्णन उद्धृत करना चाहूंगा। पहला अथर्ववेद से है। वह उद्धरण यह है, काल 7 रश्मियों वाले, सहस्त्र आंखों वाले, अजर और पर्याप्त शक्ति वाले अश्व को हाँकता है। विज्ञ कवि उस पर चढ़ते हैं, सभी भुवन उसके चक्र हैं। उसी ने सभी भुवनों को एक किया और उसी ने स्वयं सभी भुवनों की परिक्रमा की। पिता होकर वह सभी भुवनों का पुत्र बना। उससे बढ़कर संसार में कोई अन्य तेज नहीं है। काल में मन है, काल में प्राण है, काल में नाम समाहित है। ये सभी जीव इसके आगमन से प्रसन्न होते हैं। काल ने प्रजा की उत्पत्ति की। आरंभ में काल ने प्रजापति को उत्पन्न किया। स्वयंभू कश्यप काल से उभरे और तब भी काल से उत्पन्न हुआ। काल ने अतीत और भविष्य की उत्पत्ति की। काल से ऋचाएं और यजु उत्पन्न हुए। यह लोक और परलोक, परमलोक, पुण्यलोक और पुण्य विधृतियां, इन सभी लोगों को ब्रह्मा द्वारा पूर्णतः जीतकर काल परमदेव की भांति चलता रहता है। काल का ऐसा बोध हमें दुनिया में कहीं और दिखाई नहीं देता। इसी कालबोध के आधार पर हमने पलक झपकने की अवधि से लेकर ब्रह्मा के दिन और रात तक के काल की गणना की थी। जन्म जन्मांतर में कर्म भोग करते हुए उचित काल में शुभ कर्मों के निष्पादन द्वारा पूर्ण काम होकर, निष्काम होकर निर्वाण को प्राप्त होना ही मनुष्य की नियति है। इसका कितना सजीव वृतांत भगवान बुद्ध ने दिया है। अपनी बोधि प्राप्ति का वर्णन करते हुए वे कहते हैं, ब्राह्मण रात के पहले याम में उस प्रकार प्रमाद रहित, तत्पर, आत्म संयम युक्त विहरते हुए मैं अनेक पूर्व जन्मों को स्मरण करने लगा। मुझे यह पहली विद्या प्राप्त हुई। अविद्या गई, विद्या आई, तम नष्ट हुआ, आलोक उत्पन्न हुआ। सो इस प्रकार चित्त के परिशुद्ध होने पर प्राणियों के जन्म मरण के लिए मैंने चित्त को झुकाया। मानुष, अमानुष, दिव्य, विशुद्ध, चक्षु से अच्छे, बुरे, सुवर्ण, दुर्वर्ण, सुगत, दुर्गत, मरते, उत्पन्न होते प्राणियों को मैं देखने लगा। ब्राह्मण रात के मध्यम याम में यह द्वितीय विद्या उत्पन्न हुई। सो इस प्रकार चित्त के परिशुद्ध होने पर आश्रमों के क्षय के ज्ञान के लिए मैंने चित्त को झुकाया। यह दुख है, ये इसे यथार्थ जान लिया। यह दुख समुदय है, इसे यथार्थ जान लिया। यह दुख निरोध है, इसे यथार्थ जान लिया। यह दुख निरोध गामिनी प्रतिपद है, इसे यथार्थ जान लिया। सो इस प्रकार जानते, इस प्रकार देखते हुए चित्त कामाश्रवों से विमुक्त हो गया, भवाश्रवों से विमुक्त हो गया, अविद्याश्रवों से विमुक्त हो गया। विमुक्त हो जाने पर छूट गया ऐसा ज्ञान हुआ। जन्म खत्म हो गया, ब्रह्मचर्य पूरा हो गया, करना था सो कर लिया। अब यहाँ के लिए कुछ शेष नहीं, इसे जाना। रात के पिछले याम में यह तृतीय विद्या प्राप्त हुई। अविद्या चली गई, विद्या उत्पन्न हुई, तम गया, आलोक उत्पन्न हुआ। इस ज्ञान के बाद क्या कोई और ज्ञान अभिप्रेत हो सकता है? इस समय एक महामारी के दौर में हम हैं। परिस्थिति भयावह है। इसके बावजूद इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र अपना फर्ज निभा रहा है। यह परंपरा है कि जिन विद्वानों ने अपना साहित्य भंडार कला केंद्र में कला निधि को समर्पित किया, उनकी स्मृति में जन्मदिन पर स्मारक व्याख्यान आयोजित करते हैं। वही दायित्व हम आज पूरा कर रहे हैं। 30 मार्च का दिन देवेंद्र स्वरूप जी का जन्मदिन होता है। कुछ वर्षों से पत्रकारों का एक समूह इस दिन उनके निवास पर जुटता था। उनका हम सानिध्य प्राप्त करते थे। वे अब नहीं हैं। यह अवसर उन्हें जहाँ स्मरण करने का है, वहीं उनके अनुभवों में गोते लगाने का भी है। आज 2 बातों का मैं उल्लेख करना चाहता हूँ। प्रोफेसर देवेंद्र स्वरूप जी विद्यार्थी जीवन में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, काशी हिंदू विश्वविद्यालय जिसे कहते हैं, उसके छात्र थे। विज्ञान के वो विद्यार्थी थे और बीएससी उन्होंने साइंस के सिस्टम में किया था। लेकिन उन्हीं दिनों वे सामाजिक कार्य में लगे, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक बने और
विभिन्न दायित्वों का उन्होंने निर्वाह किया। जब संघ पर उन प्रतिबंध लगा 1948 में, तो वे गाजीपुर ज़िले के जिला प्रचारक थे और गाजीपुर जेल में वो उस प्रतिबंध के काल में बंदी थे। उनके मन में एक विचार आया कि अगर हमको अपना जो वर्तमान है उसे समझना है तो अपना इतिहास जानना चाहिए और तभी हम भविष्य के बारे में ज़्यादा बढ़िया ढंग से सोच सकते हैं। इसलिए विज्ञान की धारा से अलग होकर उन्होंने कोशिश की कि एमए में उन्हें बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में प्रवेश मिल जाए। डॉक्टर राजबली पांडे उन दिनों प्राचीन इतिहास विभाग के अध्यक्ष होते थे, लेकिन लंबा गैप हो गया था, इसलिए राजबली पांडे ने असमर्थता व्यक्त कर दी कि तुम्हारा एडमिशन नहीं हो सकता। तो उन्होंने आकर के लखनऊ विश्वविद्यालय में इतिहास में एमए में एडमिशन लिया और फिर बहुत अच्छे नंबरों से वो पास हुए, बाद में प्रोफेसर हुए। इतिहास में उनकी रुचि हुई और प्रोफेसर देवेंद्र स्वरूप अपने आप में एक उदाहरण बन गए इस बात के कि मनुष्य अपने अनुभव से बनता है। इतिहास के अध्ययन से उनमें समावेशिता का यानी इंक्लूसिवनेस का गुण विकसित हुआ, जो उनमें था ही वही प्रकट हुआ। बहुआयामी अनुभव उनके जीवन के थे, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और वैश्विक। अपने अध्ययन, मनन और व्याख्यान और लेखन से उन्होंने भारत की स्वतंत्रता की मंजिल को समझाया और वे लिखकर, पढ़कर, बोल करके बताते थे कि स्वतंत्रता का जो लक्ष्य था उसे पाने में आज भी जो अड़चनें हैं वो कौन कौन सी अड़चनें हैं, उन अड़चनों के उन्होंने अर्थ बताए। जो भी उनको पढ़ेगा, जो जिसने उनको सुना है, वो मानता है कि प्रोफेसर देवेंद्र स्वरूप ने ये संभवतः वो अकेले व्यक्ति हैं भारत में जिन्होंने ये पहली बार लोगों को ये कहा कि 200 वर्षों का जो हमारा इतिहास है, अंग्रेज़ों की गुलामी का इतिहास है, वही वो समय है जब भारत पूरी तरह से बदलने लगा। अंग्रेज़ों ने हमारे जनजीवन को बर्बाद किया, हमारी समझ को बदला और कैसे वह 1947 के बाद भी शिक्षा, संस्कार, समाज और राज्य व्यवस्था में अभी भी वो अंग्रेज़ों की गुलामी का, औपनिवेशिकता का जो प्रभाव है वो बना हुआ है। इन बातों को वे आग्रहपूर्वक प्रस्तुत कर सके। उनकी पुस्तकें नए दृष्टिकोण का आख्यान हैं। दूसरी बात जिसका मुझे देवेंद्र स्वरूप जी के बारे में उल्लेख करना चाहिए वो यह है कि उनके जीवन जीने का जो ढंग था वो अनोखा था। रॉबर्ट पुटनम, जिसे सोशल कैपिटल बताते हैं, वह अगर एक व्यक्ति के जीवन में देखना हो तो हम देवेंद्र स्वरूप जी को हमें जानना चाहिए। भारतीय परंपरा में इसे ही समुद्र मंथन कहते हैं और देवेंद्र स्वरूप जी आजीवन अपने कार्य से, अपने विचार से, अपने अध्ययन से समुद्र मंथन की प्रक्रिया चलाते रहे। हम जानते हैं कि समुद्र मंथन में सबसे पहले विष निकला और आसुरी शक्तियों को पराजित करने के लिए ज़रूरी है कि पहले स्वयं कोई विषपान करे और अंत में जो अमृत निकलता है वह सज्जन समाज को सौंप दे। यही देवेंद्र स्वरूप जी के जीवन में हम पाते हैं। पूरे जीवन में देवेंद्र स्वरूप जी ने यही किया। वे प्रश्न पूछने के लिए जाने जाते थे। अक्सर जो लोग प्रश्न पूछते हैं वे दूसरों को प्रश्न पूछने की सुविधा नहीं देते। जो उनके संपर्क में रहा है वह इस कला में पारंगत हो सका है। महात्मा गांधी पर
नए दृष्टिकोण से उन्होंने अध्ययन किया। पहली बार गांधी जन्म शताब्दी में उन्होंने पांचजन्य का एक विशेषांक निकाला 1969 में। देवेंद्र स्वरूप जी के ही उस अंक से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में महात्मा गांधी के बारे में पुनर्विचार या नई समझ बनना शुरू हुई। वे तब से एक इतिहासकार की दृष्टि से गांधी जी पर अध्ययन लेखन करते रहे, जो उनके जीवन के आखिरी दिनों तक भी चलता रहा। जो कोई भी उनकी पुस्तक गांधी जी हिंद स्वराज से नेहरू तक पढ़ने के लिए खोलेगा, कोई भी पन्ना खोलेगा, वह सोचने विचारने के लिए मजबूर होगा। ऐसे अद्भुत विचारक और लेखक थे देवेंद्र स्वरूप जी। उनको मेरा सत सत नमन। नमस्कार। द्वितीय देवेंद्र स्वरूप स्मारक व्याख्यान में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अभी आपने हमारे मुख्य वक्ता श्री बनवारी जी को सुना और उसके बाद हमारे माननीय अध्यक्ष महोदय श्री राम बहादुर राय जी का अध्यक्षीय भाषण भी सुना। ये मेरा एक सौभाग्य है कि मुझे इन महानुभावों को धन्यवाद कहने का मौका मिला है। धन्यवाद प्रस्ताव पेश करने से पहले मैं आपको कुछ शब्द कलानिधि विभाग और जो कलानिधि विभाग की रेफरेंस लाइब्रेरी है, जिसमें कि माननीय देवेंद्र स्वरूप जी का कलेक्शन विराजमान है, उसके बारे में आपको बताना चाहूँगा। कलानिधि विभाग जो कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र का एक ट्रेजर ट्रोव है, जिसमें कि विभिन्न भाषाओं में विभिन्न कल्चर के एस्पेक्ट्स के बारे में प्रिंट और ऑनलाइन कलेक्शन संग्रहित है। इस कलानिधि विभाग के जो अन्य यूनिट हैं, वो जिसमें कि मैन्युस्क्रिप्ट रिपोजिटरी है, जिसमें करीब 3 लाख मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं। कल्चरल आर्काइव है, जिसमें करीब 45 एमिनेंट आर्टिस्ट के कल्चरल ऑब्जेक्ट्स, फोटोग्राफ्स, म्यूजिक, ऑडियो, वीडियो, आर्टिफैक्ट्स और आर्ट ऑब्जेक्टिव, पेंटिंग सब संग्रहित हैं। इसके साथ साथ हमारे पास करीब 1 लाख विजुअल स्लाइड्स विजुअल आर्काइव में मौजूद हैं। इन सभी धरोहरों को कलानिधि विभाग जो संजोए हुए है, इसमें हमारा एक सबसे यूनिक कलेक्शन जो हम पर्सनल कलेक्शन के तौर पे बात करते हैं, जो हमारी रेफरेंस लाइब्रेरी में करीब 24 माननीय और सुविख्यात स्कॉलर्स के जो पर्सनल कलेक्शन संग्रहित किए गए हैं, जिसमें कि डॉक्टर सुनीति कुमार चटर्जी, प्रोफेसर नामवर सिंह, डॉक्टर कपिला भास्यान, ठाकुर जयदेव सिंह, प्रोफेसर इंद्रनाथ चौधरी, ऐसे बहुत सारे जो एमिनेंट स्कॉलर्स रहे हैं, जिन्होंने कि अपनी पर्सनल लाइब्रेरी हमें उपहार स्वरूप दी है, उसको हमने संग्रहित किया हुआ है। श्री देवेंद्र स्वरूप जी का कलेक्शन जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण कलेक्शन है हमारे पास, जो हम लोग उसी के बेसिस पर हर साल एक मेमोरियल लेक्चर ऑर्गेनाइज करते हैं। ये दूसरा मेमोरियल लेक्चर आपने सुना। अभी आपने जो वक्ताओं के विचार सुने, उसमें देवेंद्र स्वरूप जी की जो एक मल्टीफेसिस्ट पर्सनैलिटी थी, उसके बारे में आपको जानकारी मिली। तो मैं सबसे पहले धन्यवाद करना चाहूँगा माननीय श्री बनवारी जी का, जिन्होंने हमारे अनुरोध को स्वीकार किया और ये बहुत ही महत्वपूर्ण वक्तव्य उन्होंने आज हमें दिया। मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ माननीय श्री राम बहादुर राय जी का, जो कि हमारे अध्यक्ष हैं,
और उन्हीं के अथक प्रयासों के फलस्वरूप श्री देवेंद्र स्वरूप जी का कलेक्शन कलानिधि विभाग में संग्रहित हुआ। ये हमारा दूसरा लेक्चर है। इससे पहले जो प्रथम लेक्चर था श्री सुरेश सोनी जी ने 2019 में डिलीवर किया है। आज हमने उस लेक्चर की जो पब्लिकेशन है उसको भी लॉन्च किया है, उसका लोकार्पण किया है। ये जो हमारे प्रथम लेक्चर की जो ई कॉपी है या इलेक्ट्रॉनिक बुक है, हमारी वेबसाइट पर, कलानिधि की वेबसाइट एजेंसी में कलानिधि पेज पर अवेलेबल रहेगी। आप लोगों को ज़्यादा जानकारी के लिए कि भारतीय ज्ञान परंपरा पर जो सुरेश सोनी जी ने अपना व्याख्यान दिया था उसके बारे में अगर आप लोगों ने अटेंड नहीं किया तो आप उससे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, उसको पढ़ सकते हैं। तो मैं सुरेश सोनी जी को भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने हमारा प्रथम जो लेक्चर दिया था और आज वो लेक्चर एक पब्लिकेशन के रूप में हमारे सामने उपस्थित है। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा हमारे माननीय सदस्य सचिव श्री सच्चिदानंद जोशी जी का, जिनके मार्गदर्शन में अनेकों कार्यक्रम कलानिधि विभाग के अंतर्गत चल रहे हैं। कलानिधि विभाग जो कि भारत ही नहीं एशिया की एक सबसे बड़ी रिपोजिटरी है और खाली पुस्तकों का भंडार ही नहीं है, यहाँ पर एक ज्ञान का भंडार है और इस ज्ञान के भंडार को देश विदेश हर जगह से लोग आके इस्तेमाल करते हैं। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा मेरे सभी साथी जिनके सहयोग से ये आज का प्रोग्राम हम लोग फेसबुक लाइव सीरीज़ पर कर पाए। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि पैंडेमिक की वजह से आजकल फ़िज़िकल लेक्चर्स हम नहीं कर पाए, तो ये लेक्चर हमने फेसबुक लाइव के थ्रू आप सब लोगों को पहुंचाया है। तो मैं धन्यवाद करूंगा सभी फेसबुक लाइव के दर्शकों को जिन्होंने इस लेक्चर को सुना। मैं आमंत्रित करता हूं आप सभी को, आप कलानिधि रेफरेंस लाइब्रेरी में आइए। जब लॉकडाउन पूरा होता है हमारी लाइब्रेरी दोबारा से खुलती है, तो हम सभी के लिए सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। इसकी जो मेंबरशिप फ़ी है वो बहुत ही नॉमिनल है, एक वीक के लिए कोई मेंबरशिप फीस नहीं है। सालाना मेंबरशिप फ़ी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही नॉमिनल 250 रुपीज़ है और जो जनरल पब्लिक है उसके लिए 500 है। एक लाइफ टाइम मेंबरशिप फ़ी अवेलेबल है जो कि 5000 वन टाइम पेमेंट पर आप लाइफ टाइम मेंबर बन सकते हैं। और कलानिधि से जुड़ने के साथ साथ आप कलानिधि के बहुत सारे प्रोग्राम्स उनमें शामिल हो सकते हैं। आप हमारे जो भी कलेक्शंस हैं उनका फ़ायदा उठा सकते हैं। तो मैं यही जानकारी के साथ आप सभी को धन्यवाद देना चाहूँगा और कलानिधि विभाग में आमंत्रित करना चाहूँगा और आपसे अनुरोध करूँगा कि आप हमारे प्रोग्रामों से जुड़े रहें, फेसबुक लाइव के थ्रू, जूम प्लेटफॉर्म के थ्रू और बहुत सारी प्रोग्राम के थ्रू हमारे प्रोग्राम्स कंटिन्यूस चले आ रहे हैं। और किसी ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट पर जाके हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स के थ्रू हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।